अब ये चैप्टर लगभग लगभग आपका खत्म ही होने वाला है, तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। और 84 के करीब क्वेश्चन है इसमें, तो हम एक काम करेंगे 20 क्वेश्चन रोज करेंगे, तो 4 दिन लगेंगे इसको खत्म होने में, तो सारा खत्म हो जाएगा। और उन 20 में से भी वो क्वेश्चन हम नहीं करने वाले जो बहुत ज्यादा आसान है। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करेंगे हम, जो हमने नहीं किए हैं या फिर जो हाल ही में पूछे गए। जैसे ये आसान आसान से क्वेश्चन तो देखो नहीं करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं कहूँ इन सभी में से मोनोसैकेराइड कौन है, तो देखो इन चारों ऑप्शन में से एक मोनोसैकेराइड है और वो है आपका क्या, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड होते हैं। तो ये बहुत जो आसान आसान से वो नहीं करने वाले हम। डी ग्लूकोज की रिएक्शन देखो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगी, ग्लूकोज की रिएक्शन एच के साथ क्या होगी, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं, लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनोमर्स किसे कहते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। ऊपर देखो तो ग्लूकोज उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ क्या होगी, ये बहुत आसान हम कर चुके हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, उनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन। ठीक है ना। तो अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है। तो कुछ जो मैंने निशान लगाए हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे वन वर्ड आंसर है 2020 आया था, इसी साल आया था ये क्वेश्चन सीबीएसई में। नेम द डाइसैकेराइड, ऐसे डाइसैकेराइड का नाम बताओ विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो 2 मॉलिक्यूल क्या दे, ग्लूकोज। चैट सेक्शन में लिख के दिखाओ, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा। ऐसे डाइसैकेराइड का नाम बताओ जो अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो 2 मॉलिक्यूल देगा ग्लूकोज के। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका होगा। तो विजय, विपिन, रिया, कुश, अंजलि और रुपेश, ये सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भानुगोल का भी करेक्ट है। आंसर है माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज देता है, ठीक है ना। लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज देता है, इस तरीके से। और सुक्रोज यानी यानी केन शुगर, उसको तो पता ही है आपको, तो उसको हम वो देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है नेम, राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग 2 मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने वाली लिंकेज का नाम क्या है। चैट सेक्शन में कम ऑन हरी अप, चैट सेक्शन में बताओ 2 मोनोसैकेराइड को ज्वाइन कर दे ऐसी लिंकेज क्या है। विपिन, विजय वेरी गुड करेक्ट है, भानु करेक्ट है, कुछ भी करेक्ट है, वेरी गुड। कम ऑन, हमने बहुत मेहनत की है इस पे और बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर खत्म हुआ है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला इसमें। अंजलि करेक्ट है, वेरी गुड। तो आंसर है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप सोच लो कि ये अभी हाल ही में इसी साल जो एग्जाम हुआ था उसमें ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये दोनों क्या हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हैं। 2020 वन वर्ड आंसर, आपको चारों में से ऑप्शन बताना है। ए बी सी भी लिख सकते हो, टाइम बच जाए तो। रोहित वेरी गुड करेक्ट आंसर, रुपेश करेक्ट आंसर, भानु भी करेक्ट आंसर, विजय करेक्ट आंसर, अंजलि करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है आपका अल्फा और बीटा को देखकर हम बता सकते हैं दीज आर एनोमर्स, ठीक है ना। और ग्लूकोज है तो C1 कार्बन से एनोमर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनपे OH राइट में है लेफ्ट में, तो उससे बता सकते हैं हम एनोमर कौन सा है इसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 4, ये भी 2020 में, यानी 2020 में आप ये मान के चलो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही दिया गया था। तो पूरा अच्छी तरह दिमाग का यूज करो, अपना पूरी एनर्जी इस्तेमाल करो। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इसका जो रीजन बताया है वो ये है सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बताओ क्या दोनों बातें सही हैं, और क्या ए का रीजन जो आर है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये 4 ऑप्शन आएंगे आपके इस साल भी। तो इस साल तो गलत कह रहा हूं मैं, 2021 में एग्जाम में, उसमें देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रोहित वेरी गुड, दोनों करेक्ट है। विजय, विपिन, भानु बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये इसका करेक्ट आंसर है। ए का एक अप्रोप्रिएट रीजन है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी ये ना तो ये टॉलन टेस्ट देता ना ये फेलिंग टेस्ट देता। देगा कैसे, देगा कैसे,
जो इसका CHO था वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना चुका है, ठीक है ना। वाटर निकल गया और O से ये लिंक है, तो ये देगा कैसे? तो यस, दिस इज एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ दिस वन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही करेक्ट है, रितु का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ये ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, ये देखो 2019 एंड ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं बता सकते। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताओ, लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके नोट्स में भी हैं और हम कर चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये अलग है भाई, ऑल इंडिया 2016 में आया था। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के, और इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है? क्या इसका कोई आंसर बता सकता है? हमने अपने नोट्स में ये नहीं किया है, स्टार्च और सेल्यूलोज नहीं किया है अपने नोट्स में, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको। देखो स्टार्च में होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और इसकी लंबी चेन अल्फा डी ग्लूकोज की आप मिलती है, तो ये मोनोमर कंबाइन होके 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 एक पॉलीमर चेन बनाता है। लेकिन 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 सेल्यूलोज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बीटा डी ग्लूकोज में दिखाई देगा आपको। तो ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर चेन बनाता है, और इसकी जो चेन बनती है यानी इसकी छोटी से छोटी मोनोमर यूनिट होती है वो बीटा डी ग्लूकोज की है। 2016 में पूछा गया था, हमने अपने नोट्स में इसको नहीं कर रखा, तो जरूर कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन सभी में से कौन सा वो है, तो हो गया था आपका ओके। एक 22 है, वैसे तो हम 20 करने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। Write the reaction that which show that all the carbon atom in glucose are linked in a straight chain। सभी कार्बन एटम जो हैं ग्लूकोज के वो एक ही चेन में अरेंज हैं, ऐसी कोई रिएक्शन बता सकते हो 2012 की? मुझे तो सिर्फ चैट सेक्शन में हिंट लिख दो, मैं अपने आप समझ जाऊंगा, इसका आंसर यही है। वेरी गुड। रिया एंड हिमानी खत्री, ऐसा भी चलता है क्या, हिमांशी खत्री दोनों का एक साथ आंसर, या फिर नाम ही ऐसा लिख दिया आपने? वैसे आंसर बिल्कुल ठीक है। विजय वेरी गुड, भानु वेरी गुड, रोहित, कुश, रिया, विपिन, सभी के आंसर अप्रोप्रिएट हैं। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी तरह से दिमाग लगा के इसको बताया, और किसी ने अगर थोड़ी बहुत चीटिंग करके भी बताया तो चलो, इस बहाने वो कम से कम आंसर तो देखने गया वो, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा लेजी हो गए, पढ़ नहीं पा रहे, वो इस बहाने आंसर देखने तो गया, ये भी अच्छी बात है। और राइट द रिएक्शन दैट शो ऑल द कार्बन एटम इन ग्लूकोज आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में आपको पता है ग्लूकोज का मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ग्लूकोज की अगर रिएक्शन HI के साथ करवा दी जाए तो एक स्ट्रेट चेन आती है जिसको हम बोलते हैं एन हेक्सेन। एन हेक्सेन रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ तक का अभी तक हुआ है। अगले 20 जो क्वेश्चन है फिर से मैं रिव्यू करूंगा, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के निकालेंगे बाहर, अगर कोई जिसमें थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी उसे, ठीक है। अभी हम न्यूक्लिक एसिड में आए हुए हैं और न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से आज हम खत्म कर देंगे। ओके, तो दिस वाज योर न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, मैंने केमिकल टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड चैप्टर नंबर 12 के तो करवा रखे हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। लेकिन चैप्टर नंबर 10 के केमिकल टेस्ट नहीं हुए हैं, उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में या कल की क्लास में मैंने एक वीडियो शेयर की है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। चाहे आप इसके चैप्टर 12 के कोई भी क्वेश्चन मत देखो, लेकिन 10 के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए ना लास्ट ईयर में, वो सारे मैंने उसमें डाल रखे हैं, ठीक है। तो जरूर देख लेना, 3 केमिकल टेस्ट आपको नए मिलेंगे, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के सारे केमिकल टेस्ट डाल दूंगा, बहुत जल्दी आ जाएगी वो भी आपके पास। चलो, अब हम करते हैं आज के दिन की शुरुआत।
नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है, यहाँ से हम न्यूक्लिक एसिड में आ चुके हैं। और न्यूक्लिक एसिड में अब ये छोटी सी चीज ही रहती है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का अगर डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, स्ट्रैंड का मतलब ये स्ट्रैंड, स्टैंड नहीं, स्ट्रैंड। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ए ट्रिपल सी डबल टी सी ए, ठीक है ना। अगर आपका एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है, तो बताइए इसका सीक्वेंस ऑफ बेस क्या होंगे। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस? तो सीक्वेंस ऑफ बेस क्या होंगे भाई? अब जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन मान ले, तो 8 बिलियन आपके डीएनए है, ठीक है ना। 8 बिलियन डीएनए है, तो सबके डीएनए अलग अलग होते हैं, किसी 2 पर्सन के डीएनए सेम नहीं होते। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, सी का आपका जी होगा, यहाँ भी सी का जी होगा, सी का जी होगा, टी अगेन ए है, जी है और ये टी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको ऐसे लिखने हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये 2 स्ट्रैंड जो होते हैं, जैसे मान लो ये प्यूरिन है, वैसे तो नहीं है, लेकिन मान लो एक स्ट्रैंड ऊपर है, एक स्ट्रैंड नीचे है, ये 2 स्ट्रैंड कभी भी क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। दीज आर नॉट आइडेंटिकल बट दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन आता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन करके दिखाओ। आइडेंटिकल तो होते ही नहीं ना, कहने को लगता है कि हाँ ये ए का सगा भाई है टी, बट ये आइडेंटिकल नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरएनए डीएनए में अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा गया भाई, बहुत ज्यादा किसी को अगर ये क्वेश्चन आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, लेकिन जो बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है उसके लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ टू बेस, आउट ऑफ टू बेस, जो 2 बेस होते हैं उनमें से विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए, कौन सा आरएनए में प्रेजेंट है, एंड विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो आउट ऑफ 2 बेस कौन सा है, एक थायामीन, ठीक है, और दूसरा जो बेस है वो कौन सा है आपका, यूरेसिल। इनमें से कौन सा डीएनए में प्रेजेंट है, कौन सा आरएनए में? चलो आप मुझे इतना बता दो कौन सा आरएनए में प्रेजेंट है, दूसरे वाला अपने आप डीएनए में हो जाएगा। चलो चैट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सा आरएनए में प्रेजेंट है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, रिया वेरी गुड, यूरेसिल 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 यूरेसिल, वेरी गुड। रितु बिल्कुल ठीक है। तो यूरेसिल जो है, ये जो यूरेसिल है ये प्रेजेंट है आपका किसमें, आरएनए में, ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मैं आपको एक और भी अजीबोगरीब बात बता देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। कहते, ये तो अच्छी बात है कि डिस्कवरी जो है कई डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जो जेनेटिक डिपार्टमेंट है, जेनेटिक डिपार्टमेंट है, यहाँ कहते हैं कुछ लोग कि अभी भी इस डिपार्टमेंट में सिर्फ 30% स्टडी हुई है, यानी इसमें बहुत कुछ खोजा जाना अभी भी बाकी है। 70% स्टडी अभी होनी बाकी है। बहुत सी ऐसी स्टडी है बहुत ज्यादा काम की जो इसमें बचती है। तो ये एक नया फील्ड है साइंटिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, बायो कैटलिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ। तो जो पूरा जो शॉर्ट नोट है बायो कैटलिस्ट का, वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बायो कैटलिस्ट असल में एंजाइम होते हैं। तो इन न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, द एंजाइम आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। A number of reactions that occur in the body of plant and animal to maintain the life process are catalyzed by enzyme. Thus, the enzyme are termed as biocatalyst. जब आप नोट्स वगैरह बनाते हो, फर्स्ट ईयर में अब जाओगे आप, तो नोट बनाने के लिए मैं आपको एक यूट्यूब पे बहुत अच्छी जगह बता देता हूँ, स्टडी टी के नाम से है, तो इसे आप जरूर देखना। वो
जो नोट्स, बहुत डिजाइनिंग नोट जो होते हैं ना, असाइनमेंट प्रोजेक्ट नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। और किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो अब पता लग गया होगा, स्टडी टी के नाम से है, देख लेना टाइम मिले तो, किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे नोट्स तो जो एक बार असाइनमेंट बना दिया ना तो टीचर नंबर नोट्स की कारीगरी को देखकर नंबर दे देंगे वो। तो बायो कैटलिस्ट हो गया, और बायो कैटलिस्ट एक तरह से एंजाइम होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर, सभी एंजाइम क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उसका नाम है क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये भी थोड़े दिन पहले ही आया था, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। ये जितने भी प्रोटीन होते हैं असल में एंजाइम होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक बायो मॉलिक्यूल का नाम बताइए जो एंजाइम है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन देखो कई सारे बायोमोलिक्यूल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, तो उन सभी में से प्रोटीन जो है वो आपका क्या है, बायोकेमिकल है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल है, ऐसा बायोमोलिक्यूल जो एंजाइम होता है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। और इसके बारे में इन्होंने एक बात और लिखी है, इंटरेस्टिंग बात है, और वो क्या है, वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अगर आप सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी मिलती है। देखो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस अगर आप करना चाह रहे हो तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो लगती है 6.22 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब, आपने जो भी सुक्रोज खाया है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में जो टूटेगा, तो ये काम करने में इतनी एनर्जी लगती है। और अगर आपने इसमें कोई एंजाइम डाल दिया यानी बायो कैटलिस्ट डाल दिया, तो यही काम करने में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, कमाल की बात है 2.15। तो ये फायदा होता है एंजाइम का। तो यहाँ मैं लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये रिएक्शन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में है, यानी बायो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 2.15 किलो जूल पर मोल लगी है। और एब्सेंस ऑफ एंजाइम में ये एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अभी 1 जनवरी से आपका पूरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 60 डेज में पूरा आपका जो चैप्टर है 1 to 16 ये खत्म हो जाएंगे दोबारा से। 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, how does water present, where does water present in the egg go on boiling the egg? जब आप अंडे को उबालते हो तो उसके अंदर मौजूद पानी कहाँ जाता है। Where does the water present in egg go? Where does water present in egg go on boiling? तो गर्म करने पर उसके अंदर का मौजूद पानी कहाँ जाता है। इस तरीके से अंडा होता है, और जब आप इसको गर्म करते हो तो इस अंडे के ऊपर की जो शेल होती है, जाहिर सी बात है वो पानी तो निकल नहीं देगी बाहर, तो फिर अंदर का पानी जाता कहाँ है, अंडा इतना सख्त कैसे हो जाता है। तो आंसर है इसका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जब होता है, जब वो फोल्ड प्रोटीन क्या होता है, अनफोल्ड होता है, इस तरीके से अनफोल्ड होता है सारा फोल्ड प्रोटीन, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। ठीक है, जिसकी वजह से अंडे के अंदर का पानी आपको ऐसा लगता है गायब हो गया। तो आंसर है, ऑन बॉइलिंग द एग प्रोटीन अंडरगो डीनेचुरेशन, क्लियर, अंडरगो डीनेचुरेशन, एंड वाटर प्रेजेंट इन द एग एब्जॉर्ब या फिर एडजॉर्ब on the denatured protein probably through hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो पानी है वो इस डीनेचर्ड प्रोटीन से एडजॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो एडजॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पानी गायब होता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट रीजन था वो ये था। नेक्स्ट वन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। स्टेट फंक्शन बताइए ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके फंक्शन बताने डिफरेंट टाइप। सबसे पहले अगर मैं कहूं एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है? तो ध्यान से सुनना, हर किसी का पिन पॉइंट आंसर जो है वो बोलने वाला हूं मैं। इन्होंने कहा है मैसेंजर कैरिंग द इंफॉर्मेशन इन ए जीन टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। यानी ये इंफॉर्मेशन, यानी मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कहां से कहां? जीन टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, जीन टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कहां से कहां भाई? जीन से प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी में। अब अगला है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? दे ट्रांसफर अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। यानी ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था, ये ट्रांसफर कर रहा है कहां से कहां भाई? ये अब की बार एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म से कहां पर? वही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है, अच्छा अगला है आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कुछ ना कुछ तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो दे बाइंड टीआरएनए एंड वेरियस मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग। यानी दे बाइंड आरएनए, कौन सा? टीआरएनए। और इसके अलावा वेरियस मॉलिक्यूल, आरएनए को बाइंड करना है, टीआरएनए को बाइंड कर रहा है, एंड वेरियस मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, तो कुल मिला के बाइंड करता है टीआरएनए एंड वेरियस मॉलिक्यूल इनको। ठीक है, तो ये इतने जो 3 फंक्शन है इसके, वो जरूर कर लेना। और लास्ट में ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा खास क्वेश्चन है। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाई? टू स्ट्रैंड, इसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होते, सच बात है, बट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बिल्कुल सच बात है। और कैसे एक्सप्लेन करोगे इस आंसर को? तो आपको आंसर जो एक्सप्लेन करना है वो ये करना है कि असल में जैसे एडेनिन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, जैसे प्यूरिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका? थायमीन का। और ग्वानिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका? आपका साइटोसिन का। ठीक है, साइटोसिन का। तो आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? द टू स्ट्रैंड इन डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, देखो कितनी नई नई बात बताएगा ये। द टू स्ट्रैंड इन डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड, यानी ये जो बॉन्डिंग है ना इनके बीच में, जो ये बॉन्डिंग हमने शॉर्ट में लिख रखी है, असल में ये बॉन्डिंग जो होती है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो भी है, ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, अब आपको पूरी बायोलॉजी तो नहीं कर सकते ना इसमें, तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ रख दियो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, held together through the hydrogen bond between purine base of one strand and pyrimidine base of another strand. Clear? ये आपका मान लो प्यूरिन बेस है, ये यहाँ पे आपका पायरिमिडीन बेस है,
और इन दोनों के बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ बेस, ओके, द only possible pairing in DNA are guanine and cytosine through the hydrogen bond कितने, ट्रिपल बॉन्ड, guanine and cytosine, ठीक है, and adenine and thymine through, और एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने, डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये अपना वो सिंपल बॉन्ड नहीं है जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, वो नहीं है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ऊपर और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, ड्यू टू दिस बेस पेयरिंग प्रिंसिपल the sequence of base in one strand automatically fix the base in other strand, hence they are not same, they are not identical but complementary to each other। ठीक है, तो ये इतना जो आपके नोट्स में दे रखा है, आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से वो देखना है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक और सिंपल क्वेश्चन जो है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे हम एक नया चैप्टर, और उसके साथ साथ इसके एक क्वेश्चन है वो भी बायोमोल के लिए। नया चैप्टर जो है वो एल्डिहाइड कीटोन जो है, जहां तक हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट ईयर क्वेश्चन ये हैं जो हमने यहाँ छोड़े थे, इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ओके, उम्मीद है आप इसमें से फैमिलियर होगे और इसके आंसर जो है वो बता पाओगे। सबसे पहले तो अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1 मार्क में हमने पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अपने नोट्स में लिख लिया है, 2 फंक्शन कार्बोहाइड्रेट के ये भी लिख लिए हैं, ठीक है ना, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह वगैरह। 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, चलो जल्दी से बताना एक बार, 2 कंपोनेंट स्टार्च के चैट सेक्शन में, स्टार्च के 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? हैंड रेज नहीं करना भाई, चैट सेक्शन में आ जाओ। स्टार्च के 2 कंपोनेंट, वेरी गुड, एक आंसर आया अब तक। विजय करेक्ट है, भानु बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, विपिन वेरी गुड, लेकिन विपिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है आपका। रोहित बिल्कुल ठीक है, रुपेश रुपेश का गलत है, जी एंड एफ ये क्या लिख दिया भाई रुपेश, जी एंड एफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, नहीं ये गलत है। वेरी गुड विपिन, करेक्ट आंसर है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, ये 2 कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। ओलिगोसैकेराइड का दूसरा नाम है डाइसैकेराइड। इनवर्ट शुगर है, ये हमें बताता है कि किस तरह से डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ सुक्रोज यानी केन शुगर कन्वर्ट होता है लिवो रोटेटरी नेचर, दोनों का मिक्सअप, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन याद करने पड़ेंगे दोनों के, एंड द रिजल्टेंट जो है वो आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो प्रूव करता है कि ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन्वर्ट शुगर हो गया। अच्छा, कोई माल्टोज माल्टोज का दूसरा नाम बता सकता है? चैट सेक्शन देखें तो सही कितनी, किसके पास कितनी नॉलेज है। माल्टोज का दूसरा नाम, क्या बात है, कुछ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं रोहित, ये गलत है आपका आंसर। विपिन, ये भी गलत है यार, ये कहाँ से हो गया, स्वीट शुगर नहीं होता ये, इसे माल्ट शुगर बोलते हैं। कुछ का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसे माल्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। स्वीट शुगर तो एक तरह से आपका सुक्रोज ही हो गया, और जो एक बच्चे ने बताया मिल्क शुगर, वो लैक्टोज होता है, ठीक है ना, लैक्टोज लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। जो दूध का काम करते हैं, मिल्क बेचते हैं, मिल्कमैन होते हैं, वो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो दूध की शुद्धता, प्योरिटी का पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस जो दही का बैक्टीरिया है, लैक्टोज, ये सारे के सारे आपके वही इशारा कर रहे हैं उसी तरफ। ये लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, ठीक है ना, मिल्क शुगर। और भी जल्दी से देखते हैं, इनुमरेट, इस क्वेश्चन की तो मैं जितनी तारीफ कर लूँ ना वो कम है, इन्होंने तो बहुत कम दे रखा है। आपको याद होगा ऐसी वो रिएक्शन बतानी है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या नाम है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्लियर। तो यहाँ पर जो बात आती है वो आती है 2,4-DNP नहीं देता,
स्किप टेस्ट नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा, पेंटा एसीटेट जो है इसका वो हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ टेस्ट नहीं देता। तो यार ये याद कर लियो, कुल मिला के छोड़ना मत। ऐसी दो रिएक्शन ग्लूकोज की दो विच कैन नॉट एक्सप्लेन द ओपन चेन। देखो कितनी बार, ये कितनी बार पूछेंगे आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे इस क्वेश्चन का। 11, 12, 14 बार बार वही चीज पूछ रहे हैं वो। ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन दैट शो द प्रेजेंस ऑफ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये प्राइमरी अल्कोहल और ये आपका आ गया, दिस इज योर एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो ये भी हम कल की क्लास में ही करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही सेक्शन था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।